हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आप सबके लिए। और ये है हमारा 19वां भाग जो सीरीज चल रही है 2000 प्रश्नों की। इस सीरीज के तहत 19वां पार्ट है और इस सीरीज में हम प्रश्न भी करेंगे और प्रश्नों को समझाते हुए मैं आपको टॉपिक भी कवर करवाऊंगा। तो हमने देखो पिछले 2 दिन से छंद का एक टॉपिक पढ़ा था। हमने छंद की कंप्लीट उसका सामान्य परिचय, छंद किसे कहते हैं, परिभाषा, उसके टेक्निकल वर्ड्स, वर्ण, मात्रा, यति, गति सब कुछ पढ़ लिया था। तो उसी से रिलेटेड आज ये क्लास होने वाली है। देखते हैं आपको कितना याद हुआ है और कितने प्रश्नों के आंसर आप दे पाते हैं। रिक्त स्थान के प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस इस छंद वाले जो भाग है अपना काव्यांग परिचय जो है इससे पूछे जाएंगे। तो आज आपको देना है आंसर और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे प्रश्न देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद जो है वो कितने प्रकार के माने गए हैं। तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, आपको याद भी होगा कि छंद जो है वो वर्ण और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ध्यान रखना, एक होता है मात्रिक छंद, ठीक है। अच्छी तरह से जिन्होंने टॉपिक पढ़ लिया तो बच्चों ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो ना पिछला वाला छंद का टॉपिक, मैंने उसके नोट्स भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए हैं और वहां पे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा दोनों वीडियोस का। अगर आपने नहीं देखा तो दोनों क्लासें आप देख लीजिए पिछली। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। मतलब मात्राओं के आधार पर, मात्राओं की निर्धारित संख्या के आधार पर जब छंद की रचना की जाती है तो वो मात्रिक छंद कहलाता है, और वर्णों की संख्या के आधार पर अगर किसी वर्ण की रचना, छंद की रचना की जाती है तो वो वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, तो ये दो कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गया अपना मात्रिक छंद और दूसरा हो गया वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद और दूसरा हो गया वर्णिक छंद। चलिए, मात्रिक और वर्णिक 2 छंद हो गए। अब है अगला प्रश्न, और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं। आप बताइए किसे माने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छंद से रिलेटेड इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो महर्षि पिंगल जो है उन्हें छंद शास्त्र का प्राचीनतम आचार्य माना जाता है। बाद में तो और भी खूब सारे आचार्य हुए हैं, कई आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, छंद के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन अगर हम प्राचीनतम आचार्य की बात करें बच्चों तो राइट आंसर रहेगा इसका महर्षि पिंगल। ये प्राचीनतम आचार्य माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां पर विराम की आवश्यकता होती है, जहां पर ठहराव की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं रिक्त स्थान। तो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको आप बताइए क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो। बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों को याद है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो बच्चों उसे हम यति कहते हैं, है ना। यति का मतलब यदि नहीं, यति। यति का मतलब क्या होता है बच्चों? यति का मतलब होता है ठहराव। हमने अच्छी तरह से इसे याद किया था कि जो हल्का ठहराव आता है पंक्ति के बीच में, चरण के बीच में, चरण के खत्म होने पर, वो उसे यति कहते हैं छंद की भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो देखो रहीमन पानी राखिए। अब कल एक प्रश्न आया था, एक बच्चे ने कहा कोई पंक्ति थी उसमें जिए जिन्ह, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो जी की जो 2 मात्राएं थी ना, 2 नहीं आती बच्चों, एक ही आती। मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से उस क्लास को, उस एग्जाम्पल को आपको कभी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। तो अगर देखो हमें यति देखनी है तो क्या होता है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। अब यहां पे जो कॉमा आएगा ना, रहीमन पानी राखिए, ये कॉमा आया ना, यहीं पर ये यति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यति होती है, बीच में जो हल्का ठहराव आता है वो यति कहलाता है। तो अगला इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों यति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो हमने गीति का छंद पढ़ लिया और हमने हरि गीति का छंद पढ़ लिया, और बाकी जो छंद बचे हैं उनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे।
तो गीति का जो छंद होता है हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, ये एक सममात्रिक छंद होता है। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये क्या होता है, ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक क्यों है, सममात्रिक छंद है क्यों है, सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। तो देखो अब इसमें चरण कितने होते हैं, तो सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब पंक्ति होती है, इसमें 4 चरण होते हैं और सममात्रिक है, इसलिए प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। तो आप लिखेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में, है ना, इसके प्रत्येक चरण में मात्रा, इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है बच्चों, है ना, 26-26 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए तो मात्राएं, इसलिए तो इसे सममात्रिक कहते हैं, क्योंकि सभी चरणों में 26-26 मात्राएं होती है। अब जब 26 है ना, तो यति कितने पे होती है, एक एक लाइन आपको रटना नहीं है। आप अगर पहले एक पंक्ति याद, आप एक उदाहरण याद कर लेना है ना, अच्छा सा उदाहरण याद करना है। उदाहरण में हम देखेंगे कि वो सममात्रिक है, क्योंकि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या, पीछे जब मात्राओं की संख्या लिखते हैं ना, तो जैसे पहली पंक्ति में 26, दूसरी में 26, तीसरी में 26 और चौथी में 26। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सममात्रिक हो गया। तो हमारी पहली लाइन क्लियर हो गई कि ये एक सममात्रिक छंद है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि चरण कितने हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा हमारा कि ये इसमें 4 चरण होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26-26 है। तो हमारी तीसरी पंक्ति हो गई कि इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। फिर हम देखेंगे इसमें यति कहां कहां होती है, यति मतलब ठहराव कहां कहां आता है ना, प्रत्येक चरण में जो ठहराव आता है। तो इसमें क्या होता है कि 14 और 12 पे ठहराव आता है, 14 और 12 पे यति होती है। तो हमारा चौथा पॉइंट हो गया कि इसमें 14-12 पे यति होती है, 14-12 पे यति होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अंत में है ना, जो अंतिम जो इसका जो शब्द होता है, उसमें पहले लघु और फिर गुरु, प्रत्येक चरण में अंत में लघु गुरु अवश्य आता है। लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, प्रत्येक चरण में अंत में लघु गुरु आता है। तो ये भी आपको लिखना है कि अंत में लघु गुरु अवश्य आता है, लघु और गुरु अवश्य आता है। अब लघु गुरु क्या होता है, तो ये मात्रा होती है, हमने देखा था, ये लघु की मात्रा, ये लघु जो मात्रा होती है, इसका ये चिन्ह है और ये गुरु मात्रा का चिन्ह है। तो अंत में लघु गुरु अवश्य आता है। बस ये हो गया आपका गीति का छंद, बिल्कुल सिंपल सा है। उसका उदाहरण हमने याद किया था, हे प्रभु आनंद दाता। अब एक उदाहरण याद कर लीजिए ना, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो ये बच्चों अपना उदाहरण हो गया। तो गीति का छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो गीति का चरण की प्रत्येक छंद में 26 मात्राएं होती है। अगर पूछा जाए गीति का छंद में कितने चरण होते हैं, तो गीति का छंद में 4 चरण होते हैं। अगर पूछा जाए गीति का छंद में कितने पर यति होती है, तो 14-12 पे यति होती है। अगर पूछा जाए गीति का छंद किस प्रकार का है, वर्णिक है, मात्रिक है, तो हम लिखेंगे ये एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये आपका सारी चीजें हो गई। मतलब एक प्रश्न कितने ही सारे बन सकते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं उस सारी कंडीशन आप थोड़ा सा याद कर लो, सारी चीजें हो जाएगी। द्विमात्रिक वर्ण होते हैं। अब द्विमात्रिक वर्ण क्या कहलाते हैं, मतलब जिसमें 2 मात्राएं 2 ही होती है। एक तो होती है एक मात्रा, एक तो होती है बच्चों एक मात्रा, है ना, एक मात्रा होती है, दूसरी होती है 2 मात्राएं, मतलब 2 ही मात्रा है, 3 मतलब और इससे आगे होती नहीं। जैसे तीसरी मात्रा नहीं होती, चौथी मात्रा नहीं होती, तो मात्रा कितनी होती है 2, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी जो मात्रा होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बड़ी का सिंबल चिन्ह ये होता है। तो जो द्विमात्रिक वर्ण होते हैं, इन्हें हम गुरु कहते हैं, है ना, इन्हें हम गुरु मात्रा कहते हैं, या फिर इन्हें हम गुरु मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, लघु गुरु, और इसे दीर्घ मात्रा भी कहते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये द्विमात्रिक वर्ण जो होते हैं, द्विमात्रिक मतलब जिसपे 2 मात्राएं होती है। जैसे ये माँ है, जैसे ये माँ है, माँ, तो इस पे 2 मात्रा है, तो ये द्विमात्रिक वर्ण हो गया। इसके बाद जैसे मान लो ये है, ये हो है, ये ता है और ये हैं, ये सभी द्विमात्रिक वर्ण है, मतलब जिसमें 2 मात्राएं होती है। ये गुरु होता है और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लघु गुरु और ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं हम इसे, है ना, दीर्घ मात्रिक वर्ण भी इसे कहते हैं। तो अभी तो पूछा है द्विमात्रिक वर्ण किसे कहते हैं, हो सके दीर्घ मात्रिक वर्ण जो है ना वो मतलब द्विमात्रिक वर्ण होते हैं, उन्हें दीर्घ मात्रिक वर्ण भी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में और मात्राएं कितनी होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती है। वैसे दोहा जो होता है ना, दो पंक्तियों का होता है, तो एक पंक्ति में दो चरण हो गए, छोटे छोटे चरण होते हैं, जहां पे हल्का विराम आता है तो वो एक चरण हो गया। तो दोहा दो पंक्तियों का होता है, एक पंक्ति में दो चरण होते हैं, तो इस तरीके से दोहे में 4 चरण हो गए। अब प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी कितनी है पूछा है, तो पहला प्रथम और तृतीय और दूसरा और चौथा। जैसे कबीरदास जी के कई दोहे हैं, सूरदास जी के कई दोहे हैं, आप एक दोहा देख लीजिए, उसमें ऐसे ही होता है कि उसकी 4 चरण होते हैं और उसमें एक छोड़ करके एक, मतलब पहला तीसरा दूसरा और चौथा में मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। तो जो पहला और तीसरा होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती है और दूसरा और चौथा होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, मतलब 13 तरह का, 13 पे यति हुई, फिर 13 पे यति, और पहले में और तीसरे में, और दूसरे में 11 पे यति होगी और फिर वापस जो है वो चौथे में 11 पे यति होगी। तो ये होता है दोहा। और ये जो दोहा होता है ना, इसी का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है सोरठा। उसमें क्या होगा, उसमें पहले 11-11 पे यति होगी, फिर 13-13 पे यति होगी। पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13-13 पे यति होती है। तो सोरठा दोहे का होता है, क्या होता है, बिल्कुल इसका विपरीत होता है, बिल्कुल ठीक उल्टा होता है इसका दोहे का। नेक्स्ट प्रश्न है, छप्पय पदों से मिलकर के बनता है। छप्पय जो छंद होता है बच्चों, कितने पदों से मिलकर के बनता है, कितने चरणों से मिलकर के बनता है। तो छप्पय, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, छप्पय मतलब 6 पांव, इसके 6 पद होते हैं, इसके 6 चरण होते हैं। तो छप्पय जो है ये 6 चरणों से मिलकर के बनता है, इसमें 6 चरण होते हैं। और ये क्या है, एक मिश्रित छंद है, ये अर्ध सममात्रिक, ये विषम मात्रिक छंद है, मतलब ये मात्रिक छंद है लेकिन ये विषम मात्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं, पहले 4 रोला के और बाद के जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी मुझे पता है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। छप्पय, क्योंकि हमने गीतिका पढ़ लिया, हरि गीतिका तो पढ़ लिया, तो पढ़ा हुआ था इसलिए आप लोगों को याद होगा। बट छप्पय नहीं पढ़ा और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं तो ऊपर से जा रहा है, तो एक काम करिए कि हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि छप्पय छंद किसे कहते हैं। इसमें ये मिश्रित छंद है, तो इसमें किस किस छंद को शामिल किया जाता है और इसके कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और फिर इस यति कहाँ कहाँ होती है, और एक अच्छा सा इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो आइए देखो, छप्पय जो है वो छंद बच्चों हम पढ़ते हैं कि छप्पय छंद जो है ये, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है षटपद, मतलब जिसमें 6 चरण होते हैं। पद का मतलब, पद मतलब चरण, ठीक है। तो कितने पद होते हैं इसमें, तो इसमें 6 चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण होते हैं भाई। षटपद नाम से ही है, शाब्दिक अर्थ है इसका षटपद। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। अगर मान लीजिए आ जाता है कि छप्पय छंद का उदाहरण सहित इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप लिखेंगे कि छप्पय शाब्दिक अर्थ षटपद, इसमें 6 चरण होते हैं, षटपद होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसके चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। तो ये 6 चरण होते हैं, विषम मात्रिक है, और यह रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। यानी प्रथम 4 जो चरण होते हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। अब ये रोला और उल्लाला हमने नहीं पढ़ा तो फिर समस्या हो जाएगी, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, बट इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, इसके जो 4 चरण होते हैं, प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो तो रोला के होते हैं और इसमें 24-24 मात्राएं होती है। मतलब क्या हुआ कि रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। तो रोला के प्रत्येक चरण में जब 24-24 मात्राएं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, रोला एक सममात्रिक छंद हुआ। मतलब यहीं से आप सीख जाओगे, रोला एक सममात्रिक हुआ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। अच्छा, फिर क्या लिखा है कि रोला के प्रथम 4 चरणों में रोला होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, रोला में 4 चरण होते हैं। तो रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, और रोला में 11-13 पर यति होती है। अब देखो, ये चूंकि रोला की बात कर रहे हैं तो 11-13 पर यति होती है, तो हमारा रोला भी कंप्लीट हो गया। और अंतिम जो 2 पंक्तियां होती है, 2 चरण होते हैं, वो उल्लाला के होते हैं, और अंतिम 2 पंक्तियां जो उल्लाला की होती है उसमें 28-28 मात्राएं होती है। तो अब देखो, उल्लाला भी हमारा साथ में हो गया।
कि उल्लाह के 2 चरण होते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है, और उल्लाला में 15-13 पर यति होती है। तो एक साथ 3 हमारे जो है वो छंद हो गए बच्चों। अब देखो, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। किसमें? छप्पे में, जिसमें टोटल 4 + 2 6 पद हो गए। अब देख लो, यहां पे मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न है, इसमें 24-24 और फिर 28-28, इसलिए ये एक विषम मात्रिक छंद हो गया। आया समझ में? अब देखो, इसका एक उदाहरण देखते हैं। आप उदाहरण से समझोगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये एक उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते, फिर मैं इसकी मात्राएं गिन करके बताता हूं। ऊपर की मात्राएं भी हम देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये रोला है, ये जो 4 चरण है ये रोला के हैं। और उसके बाद नीचे वाले जो 2 पंक्तियां हैं, है ना, ये 2 पंक्तियां जो हैं, ये उल्लाला की पंक्तियां हैं। तो अब सुनो ध्यान से, अब अच्छी तरह से इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है कि नीलांबर परिधान पट पर, हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, बंदी जन कृगबंद, से सफन सिंहासन है। कितना प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। आगे देखो, मतलब कि आसमान को परिधान बताया, वस्त्र बता दिया, और हरित पट है, मतलब ये कपड़े बता दिए, जो हरियाली है चारों तरफ, है ना। सूर्य और चंद्रमा को मुकुट बता दिया, मेखला को रत्नाकर बता दिया, मतलब जो समुद्र है ना। नदियां प्रेम प्रवाह हो गई, फूलों को तारा मंडल बता दिया, बंदी जन, जितने भी खग पक्षी वगैरह हैं वो सब भाई बंधु हो गए, और इतना इस सिंहासन, शेषनाग का सिंहासन हो गया। किसका? भारत माता का। देखो, अब देखो आगे क्या करना है कि करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश्वर की। तो ये हमारी मातृभूमि भारत माता की इस तरीके से एक प्रकार से प्रशंसा स्तुति की गई है। तो अब हम देखेंगे, मात्राएं गिनेंगे। देखो, नी जो है ना, ये द्विमात्रिक वर्ण है, इसमें 2 मात्रा है, क्योंकि बड़ी ई है, हमने याद करो पहले पढ़ा था सारा कि बड़ी ई में 2 मात्राएं होती है, तो ये 2 मात्राएं हो गई। 2 मात्राओं का ये सिंबल है। ला है, इसमें भी, ये भी द्विमात्रिक वर्ण है, तो इसमें भी 2 मात्राएं हो गई, तो ये हमने इसका लिख दिया, ये द्विमात्रिक वर्ण। अब क्या होता है कि जो बच्चों आधा वर्ण होता है ना, आधा वर्ण, उसकी मात्रा तो नहीं गिनी जाती, बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी शब्द के बीच में अगर कोई आधा वर्ण आ जाता है, तो उसकी मात्रा पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ जाती है, तो इसकी मात्रा इस वाले वर्ण के साथ जुड़ जाएगी। तो अगर ये वर्ण एक मात्रिक होता है ना, तब तो हम इसको 2 मात्रिक कर लेते, लेकिन चूंकि पहले से ही 2 मात्रिक है, तो और इसकी मात्रा भी इसमें जुड़ गई है, तो चूंकि वर्ण द्विमात्रिक ही होते हैं, 3 मात्रिक तो होते नहीं, तो इसलिए इसकी मात्रा 2 ही रहेगी, 3 नहीं होगी, क्योंकि 3 मात्राएं होती नहीं है। अगर ये अकेला होता, एक मात्रा होती, तो जरूर 2 हो जाती, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे ब है तो 1 मात्रा हो गई, और र है तो 1 मात्रा हो गई, समझ रहे हो? ये इनकी मात्राएं ध्यान देना, ये इनकी मात्रा हो गई। और इसके बाद देखो, प है तो प की 1 मात्रा, क्योंकि एक मात्रिक वर्ण है। र है, र के छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई हमेशा ह्रस्व मानी जाती है, उसकी 1 मात्रा होती है, तो इसकी ये 1 मात्रा हो गई। अब देखो, धा है तो ये द्विमात्रिक वर्ण है, तो इसकी 2 मात्राएं हो गई। न है तो इसकी 1 मात्रा हो गई। अब यहां पे आई देखो यति। अब यति आती है ना, हमने देखा था कितने पे यति आती है, उसके बाद हम इसको भी पढ़ते हैं और फिर एक एक सारी चीज को क्लियर करते हैं। वापस आगे बढ़ते हैं। ह है, 1 मात्रिक है, 1 मात्रा हो गई। छोटी है, 1 मात्रा हो गई। त है, 1 मात्रा हो गई। प की 1 मात्रा, ट की 1 मात्रा, फिर प की 1 मात्रा, फिर र की 1 मात्रा, फिर सु। अब देखो, सु छोटा है, छोटा ऊ 1 मात्रिक माना जाता है। ध्यान है, समझ में आया ना आपको? क्योंकि छोटी ई 1 मात्रिक मानी जाती है, छोटा ऊ 1 मात्रिक होता है, अ 1 मात्रिक होता है। तो अब इसकी 2 मात्रा क्यों है? क्योंकि ये जो न है, ये जो आधा न है, इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, अकेले की इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। लेकिन चूंकि ये पहले वाले वर्ण पे आ जाता है और इसकी मात्रा इसके साथ जुड़ जाती है, तो इसकी मात्रा पहले 1 थी और 1 इसकी जुड़ गई, तो इसलिए ये 2 मात्रा हो गई। अब यहां पे कंडीशन अलग थी, क्योंकि ये पहले से द्विमात्रिक था, इसलिए हमने इसकी मात्रा इसमें जोड़ी, बट वो द्विमात्रिक ही रहेगा, क्योंकि उसकी पहले से ही 2 थी। इसकी 1 है और इसकी 1, तो ये द्विमात्रिक हो गया। उसके बाद द की 1 मात्रा हो गई, र की 1 मात्रा हो गई, और है की 2 मात्रा हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसे फिर से अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो अब देखो, इसमें 24 मात्रा होनी चाहिए,
कितनी मात्रा होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। और अब नीचे वाले में जो है उसके 28 मात्रा होनी चाहिए। तो देखो गिनते हैं कि 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 9 10 और एक 11। तो यहां पे हो गई हमारी 11 मात्राएं। तो यति कितने पे होती है? तो बच्चों देखो 11 पे यहां पे हो गए और आगे 13 होने चाहिए, तो 11 13 पे यति हो गई। याद है ना आपको? अभी मैं बताऊंगा, वापस पीछे चलते हैं। तो ये तो हो गई 11। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम जो रोला होता है, रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है बच्चों। ये मात्राओं की संख्या 24 हो गई और इसमें 11 और 13 पे यति होती है। तो रोला भी याद हो गया और हमारा जो है वो छप्पे भी याद हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या ऐसे होती है, आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, ये मात्राएं ऐसे बनानी नहीं है, बट उदाहरण अच्छा सा एक याद रख लीजिए। अगर आप इस प्रकार पहली पंक्ति में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर, प्रभावित होगा आपसे और बहुत अच्छे नंबर देगा। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें हमने मात्राओं की गिनती करनी है। तो क की 1 मात्रा, र की 1 हो गई, ते की 1 हो गई, एक ही मात्रा है ना इसलिए 2 हो गई यहां पे, तो यहां पे 2 हो गई। इसके बाद अ की 1, फिर अभी से एक छोटी ई है तो 1, फिर इसके एक ही मात्रा है तो 2 और क की 1, फिर प की 1, यो की 2 और इसकी 1, फिर इसकी 2। अब देखो आगे बढ़ो, व की 1, छोटी ली की 1, उसके बाद हा की 2 और बड़ी ई री की 2, ई की 1 और स की 1। व के 1 की मात्रा है तो इसकी 2 हो गई, स की 1 हो गई और की 2 हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब काउंट करते हैं, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 1 10 और 2 12 और 1 13 और 14 15। तो भाई यहाँ पे देखो 15 पे यति हो रही है, जहां पे कॉमा है ना यहाँ पे यति हो रही है, 15 पे। आगे बढ़ो, 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 8 और 2 10 और 1 11 और 2 12 13। तो ये 13 पे यति हुई। तो अब देखो उल्लाला में क्या होता है कि उल्लाला में टोटल मात्रा कितनी हुई? 28 हुई। तो यहाँ पे प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। उसके बाद क्या होता है? 15 और 13 पे यति होती है, तो 15 और 13 पे यति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हुआ। और ये है उदाहरण बच्चों छप्पे का। 6 पद हुए, ये 1 है ना, इसको ऐसे गिनना नहीं है, बट गिनना है, मतलब लिखना नहीं है बट गिनना है। 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। और ये जो मात्रा है ना, ये खाली इस दोनों में तो उदाहरण के लिए बताइए, इस पंक्ति में भी, ये नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें भी सेम इसी तरीके से मात्राओं की संख्या कुल जो है वो 28 आएगी। आप इस तरीके से बनाओगे, जैसे यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ऐसे ऐसे करके जोड़ोगे ना तो आपके टोटल 28 हो जाएगी। इसी तरीके से इसके भी प्रत्येक पंक्ति में आप इस तरीके से मात्राएं निकाल करके करोगे तो वो भी आपकी 24 हो जाएगी। तो ये है बच्चों एक अच्छा सा उदाहरण छप्पे छंद का। तो हमने देखो छप्पे अच्छी तरह से पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं छप्पे का, कि छप्पे क्या होता है कि बच्चों छप्पे का अर्थ होता है छठ पद। यह एक विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि ऊपर 24 है और नीचे वाले पदों में 28 मात्रा है, तो ये अलग अलग हो गई, इसलिए विषम मात्रिक हो गया। 6 चरण होते हैं और रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। ऊपर के 4 चरण होते हैं वो 24 मात्राओं वाले रोला के होते हैं और ये 11 13 पे यति होती है। नीचे वाले जो चरण है वो उसमें 28 मात्राएं होती है, जिसमें 15 13 पे यति होती है और ये नीचे वाले चरण उल्लाला के होते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 2000 प्रश्नों की हमारी सीरीज रहेगी। ये 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज ये हमारा ऐप है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर इस नंबर पे आप हमें मैसेज करना 9079622989। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको हमारे जितने भी लिंक हैं, हमारे ऐप की लिंक, हमारे वेबसाइट की लिंक, हमारे कोर्सेज की लिंक, हमारे प्लेलिस्ट की लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप ऐप में जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपके साथ हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ शेयर करते हैं, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ हम जो एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारी जितनी पुरानी जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमने टॉपिक पढ़े वो और लाइव क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो
आज के बाद जो PDF शेयर की जाएगी वो आपको मिलेगी, लेकिन टेलीग्राम में पुरानी चीजें भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी बच्चों हमारी क्लास आज की हिंदी साहित्य की, और ये है हमारी दूसरी क्लास, मतलब पर डे के हिसाब से, क्योंकि पहली क्लास आती है हमारी 6 बजे। मैं एक बार हल्का सा आपको थोड़ा सा बता देता हूं हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है, अगर आपको नहीं पता और अगर कोई नया बच्चा आया है तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है वो इस तरीके से रहता है कि सुबह 2 क्लासें आती है। एक तो आती है 6 बजे, ये आती है बच्चों हिंदी। 6 बजे जो हमारी क्लास होती है ये आती है हिंदी अनिवार्य की, है ना। एवरीडे 6 बजे हमारी क्लास मिल जाती है, जिसमें हम 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। हम चैप्टर की समरी भी पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर के जितने भी MCQs बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, वो करते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न करते हैं, और साथ ही साथ जो काव्यखंड पढ़ रहे हैं उसमें हम कवि परिचय, कवि का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जब हम उसका गद्य खंड पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास आती है बच्चों 7 बजे, ये होती है हिंदी साहित्य की। और इस हिंदी साहित्य की क्लास में आप देख पा रहे हैं, जैसे आज हमने छंद के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, साथ ही साथ हमने छंद भी पढ़ा है। इसी तरीके से एक एक टॉपिक हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, और इसका जब काव्यांग परिचय कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वापस बुक्स पढ़ेंगे, जिसमें बुक की समरी पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, और फिर उसके प्रश्न उत्तर करते हैं, पाठ का सार पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी दोनों क्लासें होती है बच्चों सुबह की, और ये फिक्स टाइम रहता है इसका। आज चूंकि छुट्टी है तो हल्का सा थोड़ा सा छुट्टी के दिन क्लास लेट हो सकती है, बट एवरीडे हमारी ये क्लास रहेगी। शाम की हमारी एक 5 बजे क्लास होती है बच्चों। 5 बजे एवरीडे जो है वो ये रहती है हमारी इतिहास की क्लास, और इस इतिहास में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान से रिलेटेड, और साथ ही साथ अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, वो सारे प्रश्न हम इस वाली सीरीज में करते हैं। उसके बाद हमारी क्लास आती है 7 बजे बच्चों, और ये 7 बजे जो क्लास होती है इसमें हम राजनीति विज्ञान, और ये हमारी लाइव क्लास रहती है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर हमारी 7:30 बजे एक क्लास आती है, शाम को 7:30 बजे ये इंग्लिश की क्लास रहती है, और इंग्लिश की क्लास में हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। पहले पार्ट की समरी पढ़ते हैं, फिर उस पार्ट के रिलेटेड जितने MCQs बनते हैं वो कर लेते हैं। अगर हमारा पोइट्री सेक्शन है तो उसमें जो सप्रसंग व्याख्या, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आती है, उसको कंप्लीट करते हैं। और फिर 8:30 बजे एक हमारी क्लास होती है बच्चों, ये 8:30 बजे हमारी भूगोल की क्लास होती है, और ये क्लास भी हमारी होती है लाइव क्लास, जिसमें हम मॉडल पेपर्स कर रहे हैं। एक एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिस तरीके से भूगोल के मॉडल पेपर हमारी लाइव क्लास में हम करते हैं, तो उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर है वो भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारा ऐप है, वहां पे मैंने आपको बता दिया, ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ओनली अगर आप केवल नोट्स चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो नोट्स हम बच्चों आपको अवेलेबल कराते हैं ओनली 11 रुपए में। सिर्फ 11 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, ये टेस्ट सीरीज भी आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 11 रुपए में हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा देते हैं। मॉडल पेपर हमारे 29 रुपीज में, कंप्लीट कोर्स हमारा ओनली 99 रुपए में। अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहता है बच्चों, ओनली 99 रुपए में चैप्टर वाइज PDF मिलेगी, वीडियोज मिलेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है और अगर मान लो फीस पे नहीं कर पाता है, तो हम उसे जो है वो उसको सहूलियत के हिसाब से हम उसको कोर्स अवेलेबल कराते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, एक बार फिर से दे देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे या कॉल कर सकते हैं 9079622989। ये नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की ये थी हमारी क्लास। कैसी लगी आप क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना है, लाइक किए बिना कोई भी मत जाना प्लीज। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक जरूर कीजिए। और अपने जो मित्र हैं आपके साथ, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।